नमस्कार दोस्तों, मैं विघ्नेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। बहुत दिनों के पश्चात आप सबसे जुड़ने का अवसर मिला। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय के साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज मैं आपको अपना दायित्व याद दिलाने आया हूँ, अपना कर्तव्य याद दिलाने आया हूँ कि लोकतंत्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के प्रति हमारी क्या जवाबदारी है और क्या जवाबदारी होनी चाहिए। इस बात को आज मैं आपके समक्ष रखने आया हूँ। मुझे आना पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने जिम्मेदारी को भूल चुके हैं, या फिर हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी नहीं आती, या फिर हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी ही नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में लोकसभा का इलेक्शंस, लोकसभा का चुनाव ये शुरू होने वाला है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। इस लोकसभा के इलेक्शंस में बहुत सारी पार्टियां भाग लेगी और बहुत सारी पार्टियां अपने अपने वादे करेगी, अपने अपने प्रलोभन, चुनावी प्रलोभन जनता के सामने रखेगी, रैलियां करेंगी, भाषणें होंगे, एक दूसरे पर पलटवार विवाद खड़ा करने की कोशिश होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये सिर्फ वन साइड होगा। यहाँ पे हमारा रोल तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हमें सिर्फ घर बैठकर भाषण देना है कि इस पार्टी के इस नेता ने गलत किया, इस पार्टी के इस नेता ने हमारे यहाँ काम नहीं किया, लेकिन हमें सिर्फ बोलना है। हमें सिर्फ घर में बैठकर एसी ऑन करके न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त ये कमेंट पास करनी है, टीवी देखते वक्त ये कमेंट पास करनी है, लेकिन हमें वहाँ पर उतरना नहीं है। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी नहीं। जैसे एक शिष्य का कर्तव्य होता है सही गुरु को चुनकर अपने जीवन को सार्थक करना, जैसे एक व्यापारी का कर्तव्य होता है उचित कर्मचारियों को रखकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना, अपने व्यवसाय को समृद्ध करना, ठीक उसी तरह एक लोकतांत्रिक देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक मतदार का, यानी कि एक वोटर का ये कर्तव्य है कि आपके यहाँ, आपके एरिया में सही उम्मीदवार को चुने और वो सही उम्मीदवार आपके द्वारा दी हुई शक्तियों का सही उपयोग करके आपकी आवाज़ को संसद के पटल पर रखे, आपके विचारों को धरातल पर उतारे, आपकी बातों को समझे, आपके दुखों को अपना समझे, अपना दुख समझकर उस दुखों का निवारण करे। ऐसे उम्मीदवार को चुनना ये आपकी और मेरी जवाबदारी है, ये हम सब की जवाबदारी है। कि मित्रों, हमारा एक एक वोट कीमती है। हमारा एक वोट भारत की विदेश नीति तय करता है। हमारा एक वोट सीमा पर खड़े हमारे जवानों को अपने दुश्मनों से लड़ने की शक्ति देता है, अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता है। हमारा एक वोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों को तय करता है। हमारा एक वोट हमारे गाँवों में मूलभूत सुविधाएं पहुंचाता है। हमारा एक वोट पिछड़े इलाकों में रोटी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रिसिटी और न जाने कितनी ही मूलभूत सुविधाएं पहुंचाता है। हमारा एक वोट हमारी शक्ति है, हमारा एक वोट हमारा प्रण है, हमारा एक वोट भारत का आत्मविश्वास है। हमारा वोट बहुत कीमती है। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब आप वोट करने निकलेंगे, क्योंकि हम अक्सर ये सोचकर वोट डालने नहीं निकलते कि पब्लिक हॉलीडे है, दोस्तों के साथ प्लान्स बनाएंगे, चिलविल करेंगे, लेकिन इस भारी भूल की कीमत हम नहीं जानते। अगर आप वोट डालने नहीं निकलेंगे और गलती से अगर कोई गलत उम्मीदवार जीत गया, तो आपके वोट न करने की वजह से वो जिला, वो कस्बा जहाँ पर आप रहते हो, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आजकल तो एक नया ही फैशन ट्रेंड बन गया है, और वो है नोटा। जिन लोगों को नोटा नहीं पता वो क्या होता है, तो मैं समझा देता हूँ कि नोटा का मतलब क्या होता है।
देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस डेमोक्रेसी में सबको अपनी बातें रखने का हक मिले, इसलिए हमारी इलेक्शन पद्धति भी बहुत अलग है। यहाँ पर भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन में ये अधिकार देता है कि अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में 4 उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें से आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता, आपको कोई पसंद नहीं है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आपको नोटा का ऑप्शन दिया जाता है, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। इस बटन को दबाकर आप आपका वोट दे सकते हो, मतलब कि आपका वोट किसी को नहीं जाएगा, लेकिन आपकी वोटिंग रजिस्टर्ड हो जाएगी इलेक्शन कमीशन में। इसका मतलब ये है कि आपने वोट डाल दिया। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने एक मतदार की तरह वोट तो दे दिया और इससे एक रिस्पॉन्सिबल वोटर तो बन गए आप, पर क्या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाए? नहीं बनेंगे। मैं आपको नोटा का गणित समझाता हूँ। समझिए कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, हमारे मतदार क्षेत्र में 100 वोट्स पड़े हैं, तो उन 100 वोटों में से 99 वोट नोटा को पड़े हैं और 1 वोट दूसरे उम्मीदवार को पड़े। तो भारतीय चुनाव आयोग के रूल के हिसाब से वो जिस उम्मीदवार को 1 वोट पड़ा है वो उम्मीदवार जीत जाएगा। तो बिना नोटा को दबाए अच्छे कैंडिडेट को वोट कीजिए। 4 कैंडिडेट्स में से कोई तो अच्छा होगा ना। देखिए, कैंडिडेट तो पार्टी का होता है, पर कैंडिडेट न भी अच्छा हो लेकिन पार्टी तो अच्छी है ना, तो वो पार्टी ज़रूर उस कैंडिडेट पर हमेशा उससे अच्छा काम करवाने की कोशिश करेगी, और अगर उसने कुछ बुरा कर भी लिया तो उस पर उचित कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन अगर आप नोटा दबाओगे तो इससे न सिर्फ आप लोकतंत्र को सजा देते हो, बल्कि इससे आप जाने अनजाने में ही सही खुद को भी सजा देते हो। आप अगर नोटा को वोट दोगे तो सरकार से काम करवाने का हक और सवाल पूछने का हक भी खो दोगे। इसलिए सोच समझकर सही कैंडिडेट को वोट देना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, ये लोकसभा का इलेक्शन ये हमारे लिए सिर्फ इलेक्शन नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। इस इलेक्शन में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं और हमारे लिए ये सभी उम्मीदवार अपने ही हैं, लेकिन हमें उन अपनों में से एक ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो धर्म की स्थापना कर सके। अर्जुन का उद्देश्य भी धर्म की स्थापना ही था और हमारा उद्देश्य भी धर्म की स्थापना ही है, फिर वो धर्म की स्थापना लोकतंत्र के रूप में ही क्यों ना हो। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये लोकसभा का इलेक्शन किस बारी में है। आप जिस उम्मीदवार को चुन रहे हैं वो किस लिए चुन रहे हैं और क्यों चुन रहे हैं। आमतौर पर हमारे देश में 3 प्रकार के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा, जो कि देश का इलेक्शन होता है, यहाँ पे मुद्दे अलग होते हैं, यहाँ पर चेहरे अलग होते हैं, यहाँ पर दायित्व अलग होता है और यहाँ पर लक्ष्य अलग होता है। दूसरा है विधानसभा। यहाँ पर हम एक राज्य के मुखिया को चुनते हैं। यहाँ पर भी दायित्व अलग होता है, मुद्दे अलग होते हैं और यहाँ पर भी उम्मीदवार अलग होते हैं। और तीसरा इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत और नगर निगम। नगर निगम खास तौर के लिए शहरों के लिए होता है और ग्राम पंचायत हमारे गाँवों के लिए। ग्राम पंचायत और नगर निगम में हम शहरों के मुखिया और गाँवों में एक मुखिया को चुनते हैं, जिसकी भी अलग जिम्मेदारी होती है। वहाँ पर भी मुद्दे अलग होते हैं, वहाँ पर भी कार्य पद्धति अलग होती है। कभी कभी क्या होता है, इतने सारे इलेक्शंस की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी समझिए कि हमारे यहाँ पर नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। आप ये देखेंगे कि आपके यहाँ पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो है या नहीं, आपका जो क्षेत्र है वो गड्ढों से मुक्त है या नहीं, बिजली पहुंच रही है या नहीं, आपके यहाँ पर पानी की समस्या है या नहीं, या फिर आपके क्षेत्र में सफाई कैसी है, नगर पालिका में, ग्राम पंचायत में या फिर महानगर पालिका में। इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर आप वोटिंग करने जाते हैं। दूसरा आता है हमारा विधानसभा के इलेक्शंस। अब इन विधानसभा के इलेक्शंस में
हमारा ये दायित्व होता है, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर हमें एमएलए को चुनना है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हम विधायक को चुनते हैं और फिर वो विधायक आपके एरिया को आपके राज्य की विधानसभा में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो जो चुना हुआ विधायक है वो आपके राज्य की विधानसभा में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे राज्य सरकार का क्या दायित्व है, हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व है, हमारे राज्य में आरोग्य व्यवस्था कैसी है, हमारे राज्य में शिक्षा व्यवस्था कैसी है। राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, तो वो योजनाएं, तो उन योजनाओं में आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार का दायित्व होता है राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, तो उसमें वो कितनी सफल है। हमारे राज्य में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोजगार की क्या स्थिति है, ये सब जो विषय है, ये सब विषय राज्य सरकार के पास है। तो जब हम विधानसभा के इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर हम हमारा मत विधानसभा के इलेक्शंस में देते हैं। ठीक वैसे ही लोकसभा के इलेक्शन में हम राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रख कर के वोटिंग करने निकलते हैं। जैसे कि हमारी विदेश नीति कैसी है, दुनिया के देशों के साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, फिर दुनिया में हमारा वर्चस्व कैसा है, दुनिया के देशों के साथ हमारी डिप्लोमेसी कैसी है। ये तो हो गई विदेश नीति की बात। अब देश के अंदर की स्थिति हमारी कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, रोजगार कैसा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी अच्छी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार की जो योजनाएं हैं वो लाभार्थी तक पहुंच रही है या नहीं। बहुत सारी ऐसी आरोग्य की योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी राशन की व्यवस्थाएं हैं जो केंद्र सरकार करती है, तो वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी हमें दिख रही है, वो ज़मीन पर हमें कितनी दिख रही है। लेकिन अगर देश के अंदर की सुरक्षा मजबूत नहीं है तो फिर ये सारी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं मुंबई से हूँ और मुझे आज भी याद है 26/11 की वो घटना, कि कैसे पाकिस्तान से आतंकवादी मुंबई तक आ गए थे, कैसे कसाब ने बॉम्ब धमाके किए थे। ये सब घटनाएं न सिर्फ मुंबईकर को लेकिन सभी देशवासियों को आज भी वो घटनाएं याद है। आज भी वो घटनाएं हमें भावुक कर देती है। मैं वापस एक बार आपसे कहना चाहता हूँ, ये देश का इलेक्शन है, ये राष्ट्र का इलेक्शन है। यहाँ पर स्थानिक मुद्दों को ध्यान में रख कर के वोटिंग नहीं होती, यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रख कर के वोटिंग होती है। सरकार की योजनाएं, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति, लॉ एंड ऑर्डर, विदेश नीति, मूलभूत सुविधाएं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के वोट करना है और हम सबकी कल्पनाओं का भारत फिर एक बार हमें बनाना है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में जिस कर्म और धर्म की बात कर रहे हैं ना, इस इलेक्शन में सही उम्मीदवार को चुनना ये हमारा कर्म भी है और ये हमारा धर्म भी है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का एक ही लक्ष्य था कि सारी नकारात्मक शक्तियों का पराभव करके धर्म की स्थापना करनी है। ठीक वैसे ही इस इलेक्शन में हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि सारी नकारात्मक शक्तियों का पराभव करके एक स्थिर सरकार चुननी है और इस देश में धर्म की स्थापना करनी है। और मुझे ये विश्वास है कि हम सब हमारा ये लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। तो दोस्तों, मैं यहीं पर रुकता हूँ। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के इस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए हमारे वीडियोस, पढ़ते रहिए भगवद गीता, और वोट करना हमारा अधिकार है, वोट करना हमारा धर्म है। और वोटिंग के दिन हमारा एक ही नारा होना चाहिए, पहले मतदान फिर खान पान। चलिए, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।